यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आदिकालीन साहित्य की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या थी, आदिकालीन साहित्य के अंदर और हमने क्या क्या बात जाननी है, यह चीज हम इसमें पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल को हम सब जानते हैं, हमने अब तक पढ़ लिया है कि वीर गाथा काल नाम के से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल या वीर गाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताएं, तो यह एक ही प्रश्न है। प्रमुख रूप से हम सब जानते हैं कि आदिकाल में रासो साहित्य की रचना की गई, अर्थात जो जितने मुख्य ग्रंथ थे, जो चारण कवि थे, उन्होंने रासों ग्रंथों की रचना की थी। और रासो साहित्य की प्रमुखता होने के कारण इसे हम यह भी कह सकते हैं कि रासो साहित्य की मुख्य विशेषताएं बताएं। इसके अतिरिक्त इसमें बौद्ध, जैन, नाथ आदि साहित्य अपभ्रंश भाषा में ही लिखा गया। मुख्य तौर से जो आप कह सकते हैं हिंदी भाषा में साहित्य लिखा गया वो रासो साहित्य ही था। रासो काव्य की या आदिकाल की विशेषताएं एक जैसी कहना तर्क संगत है। हम कह सकते हैं कि या फिर जो रासो साहित्य की विशेषताएं हैं वही हिंदी के आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर इस काल में रासो साहित्य लिखा गया। अन्य जो रचनाएं लिखी गई वो ज्यादातर अपभ्रंश में ही लिखी गई हैं। आइए हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो इसकी प्रमुख जो एक विशेषता है वो है ऐतिहासिकता का अभाव। जो इसमें ऐतिहासिक तथ्य हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज की प्रामाणिकता बहुत कम है, तथ्य कम है, कल्पना का अधिक सहारा लिया गया है। इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई, ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं, भ्रम बना हुआ है, क्योंकि जो भी ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं उनकी प्रामाणिकता नहीं है। वर्णनों का ही तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं है। जो वर्णन किए गए हैं कि इस काल में ये है, इस काल में ये है, उन सब का इतिहास से कोई मेल जुड़ता नहीं है। मुख्य तौर से हम कह सकते हैं कि इस युग के साहित्य में ऐतिहासिक बातें तो लिखी गई हैं, लेकिन उनमें तथ्य कम है, कल्पनाएं अधिक है। जो विवरण दिया गया है वह भी इतिहास सम्मत नहीं है। जो तत्कालीन वर्णन है वह भी इतिहास से मेल नहीं खाता। और इसमें जो भी बात कही गई है वह अतिशयोक्तिपूर्ण कही गई है। अतिशयोक्ति अलंकार का अत्यधिक प्रयोग है, अर्थात इस युग में जो बात है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कल्पना का सहारा लेकर के की गई है। घटनाओं, जो नाम आदि दिए हैं, तिथियां आदि हैं, जो भी उपलब्ध है वह इतिहास सम्मत नहीं है। जो चरित्र नायक है ऐतिहासिक और उनको भी जो वर्णित किया गया है वहां भी ऐतिहासिकता का अभाव है। तो हम यह कह सकते हैं कि आदिकालीन या वीर गाथा काल के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। युद्धों का विस्तृत व सजीव चित्रण। इस युग के जितने भी अच्छे प्रमुख कवि हुए हैं वो ज्यादातर किसी न किसी राजा के आश्रित कवि हैं, अपने राजा के दरबार में रहते हैं, दरबारी कवि हैं। तो अपने राजा की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आंखों देखे हाल जैसा चित्रण है, अर्थात जो इस युग के कवि थे वो कवि के साथ साथ अच्छे योद्धा भी थे। युद्ध का आंखों देखा हाल इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ये तलवार के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे। अवसर पड़ने पर कलम के साथ साथ तलवार भी चला लेते थे। रण क्षेत्र में जाकर अपने आश्रयदाता का हाथ भी बटाते थे। और इन्होंने फिर जो युद्ध का दृश्य देखा उसको वैसा का वैसा वर्णित किया है। तो जो इस युग के युद्ध का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम आंखों देखा हाल पढ़ रहे हों। कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं व क्रिया का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उठी राज पृथ्वीराज, बाग लग मनो वीर नट, कढ़त तेग मन वेग, लगत मनोबीजु झट घट।
कि जो पृथ्वीराज है वो युद्ध के लिए जब खड़े हुए तो ऐसे लगता है कि जैसे घटाओं के बीच में बिजली चमक गई हो, अर्थात तलवार लेकर के इस तरह से युद्ध के लिए निकल लिए। यह एक उदाहरण है, इसको आप अपने प्रश्न में ऐड कर सकते हैं कि युद्धों का बड़ा सजीव और विस्तृत चित्रण इस युग में कवियों ने किया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अभी यह हमने पिछली उसमें पॉइंट में भी पूछ ले, उसमें पढ़ा है कि इस युग के कवियों ने आश्रयदाताओं की बड़ी प्रशंसा की है। सभी कवि जो हैं अपने अपने जो राजा थे, जिसकी शरण में रहते थे, जिसके राज में रहते थे, तो उन सब ने क्या किया, अपने अपने राजा की बड़ी प्रशंसा की है। चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना अपना कर्तव्य मानते थे। जो भी रचनाएं लिखी है, मान लो कोई भी राजा पृथ्वीराज जी का आश्रयदाता है, आश्रय के में रह रहा है, तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज की प्रशंसा की, उनके युद्धों की प्रशंसा की, उनके राज की प्रशंसा की, उनके वैभव की प्रशंसा की। तो ये मुख्य तौर से जिसके राज्य में रहते थे उनकी प्रशंसा करना अपना कर्तव्य मानते थे। और जिस नायक को आधार मानकर इन्होंने रचनाएं लिखी है, उस नायक की धर्मवीरता, धर्मवीरता का अर्थ क्या है कि वह नायक धर्म में कितना अच्छा है, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य का ओजस्वी भाषा में ये वर्णन किया करते थे। बड़ी वीरता पूर्ण भाषा में, आप ये कह सकते हैं वीर रस का इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। काल्पनिक में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कि राजा की, मान लो अगर आप ये कह सकते हैं कि किसी राजा ने थोड़ी सी वीरता दिखाई है, तो उसमें फिर वो अपने कल्पना की उड़ान भर के और बड़ी अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन करते थे कि अपने ही नायक को जो है सर्वे सर्वा मानकर उस नायक के बारे में बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। प्रतिपक्ष राजा की हीनता का वर्णन, अपने राजा की जितनी ज्यादा प्रशंसा करते हैं तो अपने राजा का जो प्रतिपक्षी है, जो शत्रु है, उसकी हीनता का भी वर्णन करते हैं। इस तरह से प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन करके भी अपने राजा को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। तो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यह भी इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है, अपने देश के प्रति प्रेम की कमी, स्वदेश देशाभिमान व राष्ट्रीयता की भावना का बड़ा अभाव है। सभी पूरा देश जो है वह छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और सभी लोग क्या करते हैं कि ये इनके अंदर क्या है कि खंड खंड में बटे हुए राज्य में जो इस राज्य के ये आप कह सकते हैं राजा हैं या वहां के देख रेख करने वाले, बस उसी को ही पूरा देश समझ बैठते हैं। आपस में ग्रह कलह में ये लोग उलझे रहते हैं, परस्पर कलह और संघर्ष में विभक्त हैं। सारा देश खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। देसी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित, कि जब इनमें आपस में एकजुटता नहीं थी, भाईचारा नहीं था, प्रेम नहीं था, तो जो विदेशी थे आक्रमणकारी वो निरंतर आक्रमण करते रहते थे, हमला बोलते रहते थे। और इसमें से ये लोग क्या है कि सिर्फ अपने को सुरक्षित मानना चाहते थे और अपने पूरे देश के प्रति जो है इनके मन में कोई प्रेम भावना नहीं थी। अपने शूद्र अहम भाव का परित्याग करके अगर ये राजा लोग जो है विदेशियों का सामना करते तो शायद देश जो है इस तरह से खंड खंड होकर बिखरता नहीं। संकुचित राष्ट्रीयता है इस जो इसमें वर्णन किया गया है जिन राजाओं का, उसमें सिर्फ अपने तक ही सीमित है, अपने से प्रेम करना, निजी प्रेम करना, इसके अलावा अपने देश से कहीं प्रेम की भावना दिखाई नहीं देती। तो संकुचित राष्ट्रीयता भी इस देश के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। आपने पढ़ा कि ये मुख्य मुख्य विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि अन्य भी कुछ विशेषताएं थी कि जैसे वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि इन्होंने राजसी परिवारों की आप कह सकते हैं वर्णन किया है, राजाओं का वर्णन किया है, राजाओं के द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन किया है, तो वहां पर युद्ध वर्णन है, और राजसी चित्रण है तो वहां पर श्रृंगार रस भी है। तो आदिकालीन साहित्य में मुख्य तौर से जो रस आया है वो है वीर रस और श्रृंगार रस, इन दो रसों की प्रधानता है। इन्होंने क्या किया है, विभिन्न छंदों का भी प्रयोग किया है, जैसे दोहा है, गाथा है, तोमर है, तोटक है, रोला है, साटक, कुंडलियां आदि। इन्होंने बहुत तरह के जो कवि थे इन्होंने बहुत तरह के छंदों का इसमें प्रयोग किया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कि सभी ये एक उदाहरण है, जितने भी इस युग के कवि हुए हैं उन्होंने विविध छंदों का चमत्कारिक ढंग से प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इस युग के साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया गया है।
वह आधुनिक हिंदी से भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। कि राजस्थानी और अपभ्रंश को मिलाकर, मिले जुले रूप को मिलाकर के जो भाषा बनी वह बन गई डिंगल भाषा। इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। जबकि ब्रज भाषा के साथ जब अपभ्रंश भाषा मिलती है तो वह एक पिंगल भाषा है। तो इस युग के जो साहित्य में मुख्य तौर से राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। तो दोनों डिंगल और पिंगल भाषा का ही साहित्य में प्रयोग है। इस युग के कवियों ने वस्तु वर्णन भी किया है। वस्तु वर्णन का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के विविध प्रयोग किए हैं। अनेक प्रकार के विविध प्रयोगों के साथ साथ इन्होंने अनेक प्रकार के विषयों के ऊपर, वस्तु वर्णन का अर्थ है बहुत कम ध्यान दिया है। मेन उन्होंने जो है जिस चीज को लेकर वर्णन किया उसी के बारे में लिखते चले गए। जैसे कि युद्ध सज्जा है, शत्रु विजय है, विवाह है, नक्षिक सौंदर्य है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जैसे कोई प्रकृति है, समाज है, उनका चित्रण नहीं किया। जो इनका मुख्य विषय है वह युद्ध, श्रृंगार, वीर रस आदि का ही रहा है। इस प्रकार से आपने हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी हैं।